हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आशा है कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हमने पिछले लेक्चर में मिडाइवल हिस्ट्री को शुरू किया था, जिसमें हमने इसका प्रारंभ देखा था कि इसका शुरुआत कैसे हुई थी, कहाँ से गुलाम वंश की या गुलाम वंश आया था। ठीक है, तो हम इसके आज क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। जी, पहला क्वेश्चन, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो हमें पता है गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। हम इसकी डिटेल्स पढ़ लेते हैं। 1206 से 90 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए, जिसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। यद्यपि वे एक वंश के नहीं थे, वे सभी तुर्क थे तथा उनके वंश पृथक पृथक थे। साथ ही स्वतंत्र माता पिता की संतान थे, अतः इन संतानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर प्रमुख सुल्तान या दिल्ली के मामलुक सुल्तान पर कहा जाता था। तो हम देखते हैं कि जो गुलाम वंश था वो हमारा गुलाम वंश था वो 1206 से 1290 तक था। तो इसमें जो सबसे पहले था वो हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का, अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था 1206 में इसका 1206 में इसका अभिषेक हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक का इसका कब हुआ था? 1206 ईस्वी में अभिषेक हुआ था और 1210 में चौगान खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी। चौगान पोलो खेलते समय। और इसको ये प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि इसे कहाँ दफनाया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक की मज़ार कहाँ है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया गया था। ये प्रथम सुल्तान था। गुलाम वंश का संस्थापक भी इसे कहा जाता है। इसकी जो उपाधि थी वो कुरान खां, लख्स बख्श और गोरी ने एक पद इसे दिया था, अमीर आखुर। कौन सा पद दिया था? अमीर आखुर। ये पद किसने दिया था? गोरी ने दिया था इसे। और इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाई थी। और सबसे ध्यान रखने वाली ये बात है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी। ठीक है, गोरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन महमूद से जब इसको मुक्ति पत्र प्राप्त हुआ था 1208 ईस्वी में, तब ऐबक को दास्ता से मुक्ति प्राप्त हो गई थी। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। दिल्ली के कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? अभी हमने पढ़ा कि कुतुबुद्दीन ऐबक के कुरान खां और लाख बख्श ही इसके नाम थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को इसको जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो मस्जिद है। इसको ऊपर पढ़ लीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया था। ठीक है, दिल्ली में इसे कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य प्रारंभ करवाया था इसने, और जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2 मस्जिदें बनवाई थी, दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा। कुव्वतुल इस्लाम तथा 2.5 दिन का झोपड़ा क्रमशः स्थित है। हमें पता है कि दिल्ली एवं अजमेर में। कुव्वतुल इस्लाम कहाँ पर है? ये दिल्ली में है, और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था?
देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था, इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था और फिरोज शाह तुगलक ने इसमें कई मंजिलों का निर्माण करवाया था। तो इसका सही आंसर होगा, मतलब नहीं दिया था, किसने योगदान नहीं दिया था? गयासुद्दीन तुगलक ने नहीं दिया था। देखिए, यहाँ पढ़िए, कुतुब मीनार निर्माण करना कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया था और इसका निर्माण इल्तुतमिश काल में पूरा हुआ था। फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में इसकी चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज शाह तुगलक ने चौथी मंजिल के पुनर्निर्माण के साथ साथ पांचवी मंजिल का भी निर्माण कराया था। गयासुद्दीन तुगलक ने इसके निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया था। कुतुब कुतुब मीनार निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा, आपने देखा। फिरोज शाह तुगलक ने सिर्फ उसका निर्माण कराया था, पुनरुद्धार करवाया था, पांचवी मंजिल बनवाई थी, जबकि इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के द्वारा बनवाए जा रहे कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कौन सी थी? लाहौर थी, हमें पता है, हमने पढ़ा है इसके बारे में। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? हमने ये भी पढ़ा कि उनके एक महत्वाकांक्षी कुलीन व्यक्ति ने कपट से छुरा मारकर हत्या कर दी थी, गलत है। पंजाब पर अधिकार जमाने के लिए गजनी शासक ताजुद्दीन यलदौज के साथ युद्ध में उनकी मृत्यु हुई थी, गलत है। बुंदेलखंड के कालिंजर को घेरा डालते समय उन्हें चोटों लगी, जिसके कारण बाद में उनकी मृत्यु हो गई, गलत है। चौगान की किरण के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई थी, ये सही है। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? अब हम आगे देख लेते हैं। देखिए, एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो ममलूक वंश का विस्तार था, यानी गुलाम वंश का जो तुर्क का विस्तार था, ममलूक का जो विस्तार था साम्राज्य का, हमें पता है, अगर यहाँ से इसको ऐसे हम बनाएं तो देखें, उत्तर में मुल्तान यानी उच्च या सिंध, ठीक है, सिंध से लेके ये, और इधर अजमेर, रणथंबोर, उसके बाद इधर लखनौती, बंगाल को ही लखनौती कहा जाता है, बंगाल, और इधर दक्षिण में उज्जैन, गुलाम वंश का। तो अब देखते हैं, मुल्तान पर जो था कुबाचा का नियंत्रण था, यहाँ पर किसका नियंत्रण था? कुबाचा का नियंत्रण था। लाहौर पर जो था वो ऐबक का नियंत्रण था, और मध्य एशिया पर ख्वारिज़्म शाह का नियंत्रण था, जिसने गजनी और गौर को रोन डाला था। भारत में बढ़ने के पहले ही मंगोलों का सामना करना पड़ा था। मंगोल शासक चंगेज खान, जिसका नाम तैमुचिन भी था, मूल नाम तो तैमुचिन भी था। अब देखिए, हमने पढ़ा कि अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा इसने बनाया था, और ये पहले बौद्ध मठ था, 2.5 दिन का जो झोपड़ा था, ठीक है। तत्कालीन जो विद्वान थे उनको संरक्षण दिया था, ये बहुत समझने की जरूरत है। हसन निज़ामी, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय एक थे हसन निज़ामी, जिन्होंने ताजुल मासिर लिखी थी, और एक थे फ़ख्र मुतब्बिर, जिन्होंने लिखी थी तारीख़ मुबारक शाही। अब इल्तुतमिश के बारे में हम पढ़ते हैं। इल्तुतमिश के बारे में सुन लीजिए। इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक इनका शासन था। इल्तुतमिश के बारे में पढ़ लीजिए, थोड़ा सा सब सुन लीजिए। कब से कब तक था? 1210 से 1236 तक था। इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, और इसे ही वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, गुलाम वंश का, सल्तनत का। सल्तनत को इसने अक्षुण्ण रखा, सुगठित एवं संगठित राज्य बनाने के लिए। आराम शाह के साथ तराई के एक युद्ध के बाद इल्तुतमिश सत्तासीन हुआ। ये पहला वैध सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का। शासक बनने के पहले ये कहाँ का गवर्नर था? बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश ने अमीरुल उमरा की उपाधि दी थी। अमीरुल उमरा की उपाधि दी थी, गौरी ने दी थी। सुल्तान आज़म, इनको खलीफा बगदाद, इनको सुल्तान आज़म कहा करते थे। दिल्ली को राजधानी इन्होंने शिफ्ट किया था
इनके जो दरबारी कवि थे वो उत्बी थे और सर्वप्रथम शुद्ध अरबी के सिक्के चलना शुरू किए थे, जिसमें चांदी का टंका और तांबे का जीतल था। ठीक है, चांदी का जो टंका था वो 175 ग्रेन का होता था। शिव का नंदी और चौहान घुड़सवार अंकित थे इस पे। दिल्ली का दावेदार था और इसने याल्दाज और कुपाचा को समाप्त किया था। भारत में तुर्की राज्य को संगठित किया, मंगोल आक्रमण से बचाया, राजपूतों की शक्ति को तोड़ने का प्रयत्न किया, सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया, दिल्ली को राजधानी बनाया, अपने नाम के सिक्के चलवाए, इक्ता व्यवस्था, मुद्रा व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था का संगठन करता था। ठीक है, अब हम देखते हैं, पढ़ लेते हैं इसे। ये क्वेश्चन था, हमने पढ़ा इल्तुतमिश के बारे में। अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? हमें पता है इल्तुतमिश ने करा था। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था, इल्तुतमिश था। हमने पढ़ा अभी कि ये दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था और इसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे। 2 थे, जिसमें चांदी का टंका जो कि 175 ग्रेन का होता था और तांबे का जीतल। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राजकाल में सल्तनत की राजधानी थी? दिल्ली थी, हमने पढ़ा। ठीक है, सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करी थी? इल्तुतमिश ने करी थी। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? इल्तुतमिश था। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता है, इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश के सल्तनत, इसको व्याख्या पढ़ लीजिए। इल्तुतमिश के काल में 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को खिल्लत प्रदान की थी। अब सल्तनत सैद्धांतिक रूप से बगदाद के खलीफा के अधीन दारुल इस्लाम का भाग बन गया था। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था कि गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है, तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था? देखिए, हमने पढ़ा कि इन्होंने याल्दौज को और कुबाचा को समाप्त कर दिया था। ताजुद्दीन याल्दौज को, कुबाचा को। अली मर्दान नहीं थे, तो इसमें मलिक अल्तुनिया थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन, 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? देखिए, ये इल्तुतमिश के बाद स्टार्ट हो रहा है, तो हम थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में भी, इल्तुतमिश रजिया के बारे में। सबसे पहले चंगेज़ खां के बारे में हम जानते हैं। चंगेज़ खां जो था वो उत्तरी पश्चिमी भारत सीमा पर आया था। कब आया था? 1221 ईस्वी में, इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। और जो चहलगानी की शुरुआत थी, वो चहलगानी क्या होती थी? शासक के वफादार 40 गुलामों का समूह होता था जो आवश्यकता पड़ने पर मदद करते थे। और इल्तुतमिश का एक सूबेदार था मलिक जानी, जिन बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। रजिया सुल्तान के बारे में पढ़िए। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी, जिनका शासन 1236 से 40 तक था। स्त्री के संबंध में इस्लाम की परंपराओं को नजरअंदाज किया। राजनीतिक दृष्टि से राज्य की शक्ति को सरदारों अथवा सूबेदारों में विभाजित करने के स्थान पर सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने पर बल दिया था इन्होंने। और इल्तुतमिश के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राजतंत्र के सिद्धांत का समर्थन किया था। और रजिया सुल्तान ने उत्मद इल निस्वा उपाधि ली थी। चहलगानी, इन्होंने क्या किया था? चहलगानी में गैर तुर्कों का प्रवेश स्टार्ट किया। अमीर याखूर एक पद था, अस्तबलों का अध्यक्ष होता था। जलालुद्दीन याकूत को अमीर याखूर का पद दिया था। किरमात और अहमदिया संप्रदाय का विद्रोह किया था। और एतगीन जुनैदी द्वारा रजिया के विरुद्ध विद्रोह किया गया था। अपने सिक्कों पर उम्दतुल निस्वा की उपाधि ली थी। अब पढ़ लेते हैं इनके क्वेश्चन के बारे में।
निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? ऑब्वियसली रजिया सुल्तान थी। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? अभी हमने पढ़ा 1221 में आया था और 1224 में चला गया था। इल्तुतमिश के शासन काल में आया था। दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? हमने पढ़ा इल्तुतमिश था। किसके शासन काल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए थे? इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश के उसमें देखे गए थे। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। हमने पढ़ा। देखिए ये IAS प्री 2001 में भी ये क्वेश्चन आया है। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? हमें पता है तेमुचिन था, अभी हमने डिस्कस किया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंधु नदी पार की थी। विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में वास्को द गामा केरल के तट पर पहुंचा था। उपयुक्त में से कौन सा सही है? हमें पता है पहला वाला सिर्फ सही है, केवल एक। देखिए विजयनगर साम्राज्य के देवराज के द्वितीय के शासनकाल में ईरान का राजपूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। 1498 ईस्वी पुर्तगाल में का यात्री वास्को द गामा केरल के तट पर पहुंचा था। तो ये तो संभव ही नहीं है कि उस समय आया हो। इल्तुतमिश ने अपने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? अभी हमने जाना कि मलिक जानी को इन्होंने अपना बिहार में प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। रजिया बेगम को सत्याच्युत करने में किसका हाथ था? तुर्कों का हाथ था। रजिया बेगम को सत्याच्युत करने में तुर्कों का हाथ था। उन्होंने भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या है? अब हम देख लेते हैं, थोड़ा सा अभी हम आगे और डिस्कस करेंगे। आज के लिए ये 25 क्वेश्चन रजिया सुल्तान तक हो गया है, रजिया बेगम तक। तो हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। बाकी के डिस्कशन हम आगे वाले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।